हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन के बारे में किसी भी सभ्यता की जब हम अध्ययन करते हैं तो उसका सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन के बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए। तो सामाजिक जीवन में कुछ पॉइंट हैं जिन पर डिस्कशन करेंगे हम अभी, जिनमें से मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। सामाजिक संगठन, भोजन, वस्त्र, आभूषण व सौंदर्य प्रदर्शन। इसके अलावा है मनोरंजन, प्रौद्योगिकी, मृतक क्रम और चिकित्सा विज्ञान। ये सभी सामाजिक जीवन के अंतर्गत आते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं हम, हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक संगठन। गार्नर चाइल्ड के अनुसार समाज को 4 भागों में इस समय विभाजित किया गया था। पहला वर्ग तो जो था वो शिक्षित वर्ग था। इसमें पुरोहित, आपके चिकित्सक, जादूगर और ज्योतिष शास्त्री इत्यादि लोगों को इसमें सम्मिलित किया गया। योद्धा, सैनिक, इसमें पूरी तरीके से दुर्गों पर जो होने के इनके अवशेष मिलते हैं, तो कुछ लोग जो सैनिक रहे होंगे उस समय, उनको इसका ये वर्ग था। व्यापारी और दस्तकार, ये जो शिल्पकार होते थे, व्यापारी होते थे, दस्तकार होते थे, एक वर्ग इनका था। और जो अंतिम वर्ग था वो कृषकों का और श्रमिकों का था, जो टोकरी बनाते थे या मछली पालन आदि करते थे, कृषि करते थे, ऐसा कार्य करने वाले लोगों का ये वर्ग रहा होगा। ये सामाजिक संगठन था मोहनजोदड़ो के अंदर, बल्कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। हड़प्पा सभ्यता में भोजन, गेहूँ, चावल, जौ, तेल, मटर, सब्जियाँ, ये सभी चीज़ों का वो उपयोग करते थे। परंतु वो केवल शाकाहारी ही नहीं थे, वे मांसाहारी भी थे। इसलिए अवशेष प्राप्त होते हैं कि कछुआ, घड़ियाल, भेड़, बकरी, सूअर, मछली इत्यादि का मांस भी वो लोग खाते थे। इस काल के अंदर चित्रों में खजूर, अनार, तरबूज, नींबू, नारियल इत्यादि का चित्र देखने को मिलता है, जिससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि ये लोग अपने भोजन में इन फलों का भी ज़रूर से उपयोग करते होंगे। इस प्रकार ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही प्रकार के भोजन का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता में होता था। यहाँ पे पहने जाने वाले वस्त्रों के बारे में है कि भिन्न भिन्न ऋतुओं के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तु स्त्री और पुरुषों द्वारा पहने जाते रहे थे। यहाँ पर पुरुष मुख्य रूप से धोती, पगड़ी और दुशालें पहनते थे, कुर्ता पहनते थे। महिलाएं जो थी वो घाघरा और साड़ी इत्यादि पहनती थी। चंदूहड़ों के अंदर जो प्राप्त मूर्ति है उस पर दिखाया गया है कि वो पगड़ी पहने हुए है, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि ये लोग पगड़ी पहनते होंगे। आभूषण और सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करना यहाँ के लोगों को विशेष रूप से पसंद था। तो तीसरा पॉइंट यही है, स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, वह दोनों ही सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करते थे। अंगूठी, कान की बाली, चूड़ियाँ, बाजूबंद, हार, ये सभी धनी लोग का आभूषण होते थे, वो इन्हें पहनते थे। और ये सभी कीमती धातु से बने हुए होते थे, जो कि सोने चांदी इत्यादि से बने होते थे। जबकि अन्य सामान्य जो लोग थे वे सभी तांबे, कांसे, हड्डियाँ, सीप इत्यादि से बने हुए गहने, मनके आदि का उपयोग करके अपने आप को सजाते थे। हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन, मछली पकड़ना, शिकार करना उनका प्रिय मनोरंजक कार्य होता था। इसके अतिरिक्त जानवरों की दौड़, झुंझुने, सीटियाँ और अन्य पासों का खेल इत्यादि ये लोग खेलते होंगे। ये इनके प्रमुख साधन मनोरंजन के रहे होंगे। इसके अलावा पत्थर तथा सीप की गोलियां बना करके भी उनसे ये खेला करते होंगे। और जिस प्रकार के आजकल अपन देखते हैं वो गोलियों से कंचे इत्यादि खेला करते थे पहले, अभी सीप और पत्थर के द्वारा ये विभिन्न प्रकार के खेल खेलते रहे होंगे। खुदाई में पशुओं की मूर्तियां, बैलगाड़ी, 2 पहिए वाला तांबे का रथ, नृत्यांगना की मूर्तियाँ इस प्रकार के देखने को मिली हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग जो थे वो पशुओं पे बैठ के घूमना, बैलगाड़ियों द्वारा खेती इत्यादि करना और बैलों से भ्रमण करना या अपने अन्य कार्य करना, ये और हड़प्पावासी जो थे वो साथ ही साथ में नाच गाने के भी शौकीन रहे होंगे। हड़प्पा सभ्यता में मृतक क्रम, जो मृतक क्रम है मुख्य रूप से
यानी अंत्येष्टि क्रिया है वो हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की जाती थी, इसके अवशेष यहाँ पे देखने को मिले हैं। हड़प्पा कालीन जो नगर हैं मोहनजोदड़ो, बनावली, हड़प्पा और कालीबंगा, इन सभी के अंदर शमशान होने के अवशेष प्राप्त होते हैं। और ये जो शमशान था वो उनके अंदर सर जॉन मार्शल के अनुसार 3 प्रकार से जो कि इस पूरी अंत्येष्टि क्रिया थी उसको विभाजित किया गया है। एक था पूर्ण समाधिकरण यानी कि पूर्ण शवाधान, दूसरा था आंशिक शवाधान और तृतीय था दाहकर्म यानी कलश शवाधान। सबको कई जगह पे उत्तर से दक्षिण की ओर करके दफनाया जाता था, जबकि हड़प्पा के अंदर में ही जो है कुछ अवशेष मिले हैं जो दक्षिण से उत्तर की ओर भी जो थे कब्र की स्थिति मिली है, जिससे अंदर सबको ताबूत के अंदर रखा जाता था और फिर इन्हें जो थी उन्हें दफनाया जाता रहा होगा। ये ऐसा कब्र देखने को मिली है। लोथल के अंदर जो है पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाने के भी अवशेष प्राप्त होते हैं और कुछ जगह पे शव को जो है करवट के रूप में भी लेटा हुआ देखा गया है। लोथल में ही एक युग्म भी मिला है यानी एक युग्म शव मिला है जिसमें जो कि अनुमान लगाया गया एक स्त्री और पुरुष का रहा होगा और ऐसा माना जाता है कि उस समय में भी स्त्री सती प्रथा का प्रचलन रहा होगा। सबसे बड़ा कब्रिस्तान जो है वो हड़प्पा में मिलता है जिसे R37 के नाम से जाना जाता है। एक कब्रिस्तान और मिला है यहीं पे जो कि हड़प्पा संस्कृति में देखने को मिला है जिसे H कब्रिस्तान की संज्ञा भी दी गई है। जो आंशिक शवाधान होता है उसके अंदर जो शव होता है उसे पशु पक्षियों के द्वारा खाने के बाद में जो अवशेष बच जाते हैं उन्हें दफनाया जाता था, तो उसे हम आंशिक शवाधान बोलते थे। इसी प्रकार जब दाहकर्म होता था यानी कलश शवाधान होता था, दाहकर्म पूरा दाह संस्कार आदि करने के बाद में जो बचा हुआ जो अवशेष होते थे वो कलश के अंदर या किसी मंजूसा यानी बर्तन के अंदर भर के और फिर उनको जो था दफना दिया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा व्यवस्था या चिकित्सा विज्ञान, जड़ी बूटी, फलों, वृक्षों के पत्ते, विशिष्ट प्रकार के वृक्षों के फूल, उनका रस इत्यादि का सेवन दवा के रूप में किया जाता था। हिरणों के सींगों से चूर्ण बनाया जाता था। सफ़ेद जो समुंदर है उसके जो ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद झाग से आ जाते हैं जिन्हें फेन कहते हैं, उससे भी औषधि बनाई जाती थी। शिलाजीत भी उस समय में पाई जाती थी, ऐसा लोगों का मानना है। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन, व्यापार, कुटीर उद्योग, नाप तोल के बाँट, ये सभी आर्थिक जीवन में आते हैं। कृषि जो है इसके अंदर मुख्य रूप से किसानों की स्थिति और उस समय होने वाले फसलों पे, क्योंकि ये पूरी सभ्यता नदी घाटी सभ्यता थी तो उपजाऊ मिट्टी थी, कृषि बहुत अच्छी होती थी। तो जौ, गेहूँ, मटर, खजूर, कपास, तरबूज, तिल, राई, सरसों, इन सभी की फसलें यहाँ पे उगाई जाती थी और बहुतायत में होती थी। यहाँ पे उत्पादन करने के लिए जो है फावड़े का उपयोग होता हो ऐसा कहीं अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन हल के अवशेष जरूर प्राप्त हुए हैं जो कि कालीबंगा से में देखने को मिले हैं। कालीबंगा के अंदर जो हल का देखने को मिला है और जो आपके खेत हैं वो जुते हुए देखने को मिले हैं, ऐसा अवशेष प्राप्त हुए हैं। फसल को काटने के लिए जो था हाशिए नामक एक हथियार, एक औजार का उपयोग किया जाता था जिससे फसलों को काटा जाता था पकने के बाद में। अनाजों को ढोने के लिए जो था दो पहियों की गाड़ी होती थी जो कि बैल द्वारा, सांड द्वारा उसे जो था एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाया जाता था। और यहाँ पे अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसमें वर्षण यानी कि बैल को दिखाया गया है जो कि गाड़ी के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। और यहाँ पे मुख्य रूप से बैल का प्रमुख स्थान था, प्रमुख पशु था बैल, और उसी से सभी जो कृषि कार्य थे और आगमन का कार्य था वो किया जाता था। पशुपालन, बकरी, भेड़, सूअर, भैंस, बैल, ये सभी पाले जाते थे। बैल के रूप में सांड प्रमुख पशु होता था, हाथी भी पाले जाते थे, लेकिन यहाँ पे घोड़े के अवशेष देखने को नहीं मिले हैं, यानी कि ये लोग घोड़े से परिचित शायद नहीं रहे होंगे। यहाँ पे कुत्ते और बिल्लियों को भी पाला जाता था, साथ में ही तोता,
मयूर, मुर्गे, भालू, चीता, खरगोश और बतख, हिरण, ये सभी जो थे इनकी भी चित्र देखने को मिले हैं, है ना। इन सभी पशुओं के चित्र इत्यादि देखने को मिले हैं, लेकिन इनके कहीं अवशेष प्राप्त नहीं हुए। लेकिन इन चित्रों को देखने से हम अनुमान लगाते हैं कि इन सब का भी ज्ञान होगा, ये सब भी उस समय पाए जाते जरूर होंगे। व्यापार। हड़प्पा के लोग व्यापार को अधिक महत्व देते थे। नाप के लिए शीशे की पटरी का प्रयोग करते थे। एक शीशे का जो औजार बनाया गया था जिससे नाप किया जाता था। और चंदूहड़ों में उत्खनन से प्राप्त पत्थरों को जो है उससे उत्खनन में कुछ पत्थर मिले हैं जिनका पता चलता है, जिनसे कि वो बाट रहा होगा। और ये जो बाट है वो थे मुख्य रूप से उपयोग में लाए जाते थे वस्तुओं को तोलने के लिए। समाज में अनेक व्यापारिक वर्गों के लोग रहते थे जिनका कार्य जो था व्यापार करना, व्यवसाय करना मुख्य रूप से रहा होगा। कुम्हार था, बढ़ई था, सुनार था, ये सभी लोग जो थे एक तरीके से शिल्पकार होते थे और व्यापार करना इनका व्यवसाय था। आर्थिक व्यापार के अतिरिक्त यहाँ पर ईरान, अफ़गानिस्तान, मेसोपोटामिया, इराक के साथ व्यापारिक संबंध अच्छे थे हमारे, क्योंकि वहाँ पे भी अच्छी व्यवस्था थी। वहाँ से हम वस्तुओं का आदान प्रदान किया करते थे। अतिरिक्त व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से, जिसकी बाहरी व्यापार मोहरों से किया जाता, या मुख्य रूप से जो था व्यापार जो होता था वो वस्तु विनिमय माध्यम से होता था। लेकिन जो बाहर के देश थे, बाहर के दूरस्थ राष्ट्र थे, उनके साथ में जब व्यापार करते थे तो हम मोहरें उन्हें दिया करते थे और मोहरें ही हम उनसे लिया करते होंगे। दूसरे देशों में जहाज रानी का प्रयोग किया जाता था। दूसरे देशों से जब माल आता था, सामान आता था, तो हम जहाज रानी का प्रयोग करते थे, जो कि नदियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जहाज़ों के द्वारा सामान लाया जाता रहा होगा, समुद्र के द्वारा लाया जाता रहा होगा। कुटीर उद्योग। कुम्हारों द्वारा चाक पर मिट्टी के निर्मित मूर्तियाँ, खिलौने, बर्तन इत्यादि बनाने के अतिरिक्त ईंटें बनाने का कार्य भी किया जाता रहा था। इस काल के अंदर हाथी दांत, सीपियों और धातु के विभिन्न प्रकार के आभूषण इत्यादि बनाए जाते थे। और ये मुख्य रूप से कुटीर उद्योग थे। जैसा मैंने अभी बताया, कुम्हार है, आपका सुनार है, ये लोग अपने घरों में इस प्रकार के कार्य करते थे। माप तोल बाट। जो बाट होते थे, जो कि मैंने बताया वस्तुओं को तोलने के रूप लिए काम में लाए जाते थे, ये तराजू जो होते थे और बाट दोनों ही इसमें सम्मिलित है। और चिकने पत्थर से बाट बनाया जाता था। ये चर्ट नामक एक पत्थर होता था, उस पत्थर से इसको निर्मित किया जाता था। सबसे बड़े जो बाट का वज़न होता था वो 375 ग्राम होता था, जबकि सबसे छोटे बाट का जो वज़न था वो 0.87 ग्राम होता था। ये था आपका आर्थिक जीवन। अब हड़प्पा सभ्यता में हम धार्मिक जीवन की बात करते हैं। इसमें धार्मिक जीवन में मातृ देवी, जिन्हें हम मानते हैं कि वो हड़प्पा की प्रमुख देवी और एकमात्र देवी शक्ति के रूप में देखी जाती थी। दूसरा है शिव या परम पुरुष, जिसकी आराधना की जाती थी। वृक्षों और पशुओं की पूजा भी की जाती थी। लिंग की पूजा भी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो मातृ देवी की पूजा या उपासना जो की जाती थी वो हड़प्पा में की जाती थी। हालांकि हड़प्पा के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी मंदिर इत्यादि देखने को नहीं मिला है। उत्खनन में ऐसे किसी भवन के बारे में पता नहीं चला है। तो यहाँ पे देवालय नहीं रहे होंगे। साधारणतः घरों में ही जो देवी देवता आदि की स्थापना की जाती रही होगी। मिट्टी और धातु के अनेक प्रकार की नगर नारी की मूर्तियाँ मिलती हैं, जिन्हें जो भग्नावशेष मिलते हैं उनसे हमें लगता है कि ये देवी की प्रतिमा रही होगी। मातृ देवी के रूप में अनेक चित्र ताबीज़ों में, मिट्टी के बर्तनों में, मोहरों पे ऐसे अंकित देखे गए हैं, जिससे पता चलता है कि यह देवी एकमात्र उपासना जिसकी की जाती थी वही होगी। प्रोफेसर R.S. त्रिपाठी की मान्यता है पूजा के इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठा मात्र शक्ति की ही थी, यानी शक्ति के रूप में इस देवी की पूजा की जाती रही होगी।
और इसकी आराधना प्राचीन काल में ईरान से लेके इंडियन सागर तक सभी देशों के अंदर इसकी उपासना की जाती थी। मातृ देवी मातृ देवी जो थी वो इस सृष्टि की उत्पत्ति, वनस्पति के फैलाव, इन सब के अंदर देवी का प्रमुख योगदान रहता था। इसलिए उसको सभी लोग देवी के रूप में स्वीकार करते थे और विशेष स्थान अपने जीवन में देते थे। इस समय मातृ देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि भी दी जाती थी। पूजा अर्चना, आराधना, नृत्य, संगीत, बलि इत्यादि दे करके माता को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता था। इस काल में मंदिरों में के किसी प्रकार के अवशेष नहीं मिले। शिव या परम पुरुष की उपासना। उत्खनन में अनेक मौकों पर मिट्टी के द्वारा ऐसी मुद्रा मिली हैं जिसमें पुरुष के चित्र में या उसका जो मूर्ति है वो इस तरीके की देखने को मिली है। तो जो ये पुरुष की जो मूर्ति मिली है उसमें देखने को मिला है या उसके चित्र में ऐसा देखने को मिला है कि उस पुरुष के सिर के ऊपर दोनों ओर सिर के ऊपर सींग रहे थे और ये जो योगी के रूप में उसकी जो 3 इसके मुख थे और इनकी जो शांत और गंभीर मुद्रा में बैठे हुए हैं और इनके बाईं ओर जो थे जंगली भैंसा और गैंडा, जबकि दाईं ओर हाथी और शेर इसमें बनाए गए हैं इस चित्र में। सामने इसके हिरण बैठा है और ये ध्यानमग्न होकर के योगी जी जो हैं वो बैठे हैं और उनके सिर के ऊपर कुछ लगभग 5 शब्द लिखे हुए हैं जिनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, जिसकी वजह से हम बता नहीं सकते कि वो क्या लिखा हुआ है। लेकिन परम पुरुष के रूप में पशुपति शिव की आराधना हम इसी की करते थे उस समय में। वृक्ष और पशु की भी पूजा इस समय की जाती थी। अनेक मोहरों पर पीपल तथा उसकी पत्तियों के चित्रों का अंकन है और जिससे ऐसा अनुमान लगता है कि पीपल की पूजा उस समय की जाती रही होगी। और इसी के साथ में कुछ मोहरों पे सांड और बैल की भी के जो हैं चित्र देखने को मिले हैं, जिनसे लगता है कि बैल को, सांड को विशेष महत्व दिया जाता था नंदी के रूप में और उसकी जो है भगवान का जो नंदी मान करके उसकी भी पूजा भारतवर्ष में की जाती रही होगी और आज भी की जाती है। लिंग पूजा। उत्खनन में जो पूजा प्रस्तर है, जो पूजा का पत्थर है, उसमें लिंग मिले हैं और जिससे अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पे लिंग पूजा का प्रचलन भी रहा होगा। और जो लिंग जो है, कुछ लिंगों के जो शीर्ष गोल आकृति जो थी वो गोल थी, यानी जो लिंग थे उनका जो शीर्ष था वो कहीं पे गोलाकार मिला है, तो कुछ जगह पे नोकदार भी प्राप्त हुआ है। कुछ लिंग जो थे 1 या 2 इंचों के, तो कुछ जो थे 4-4 फीट के लिंग भी देखने को मिले हैं। स्वास्तिक जो चिन्ह है, जो अपन आज भी बनाते हैं, अपने घरों के दरवाज़ों पे बनाते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह है ना, और ये क्रॉस का चिन्ह, ये सब हड़प्पा काल के अंदर पवित्र चिन्ह थे और उन्हें पवित्र माना जाता था। आज भी हम इन्हें पवित्र मानते हैं। हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन। इसके अंदर हड़प्पा सभ्यता का जो राजनीतिक जीवन है उसके अंदर जानकारी इतनी अधिक नहीं मिलती है क्योंकि हम इस भाषा को अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। इतिहासकार हंटर जो हैं उनका मानना था कि मोहनजोदड़ो के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, वह राजात्मक या राजतंत्र वहाँ पर देखने को नहीं मिलता था। इतिहासकार जो व्हीलर हैं उनका मानना है कि मोहनजोदड़ो जो है वहाँ पे पुरोहितों और धर्म गुरुओं के द्वारा शासन किया जाता रहा होगा, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से शासन ना करके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते थे। नगर निर्माण और भवन निर्माण की जो इस तरीके का जो देखने को मिला है और जो नगर की जो संरचना है उसे देख करके ऐसा अनुमान लगाया गया है। हड़प्पा सभ्यता में कला का विकास। मूर्तिकला। जो मूर्तिकला है, उत्खनन में प्राप्त पत्थर की मूर्तियाँ, कांसे की मूर्तियाँ, इसमें जो विशेष जो इनके अंगों की जो झलक दिखाई देती है, एक नर्तकी की मूर्ति बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। इस मूर्ति में जो उसके जो गाल की हड्डियां हैं वह बहुत ही सुंदर और आकर्षक नज़र आ रही हैं। उसकी आंखें तिरछी, पतली, गर्दन छोटी और पतली सुराहीदार देखने को मिलती है। तो ये मूर्तिकला थी। धातु कला।
यहाँ पे सोना, चांदी, तांबा, इसके अलावा सीप और अन्य धातुओं का भी उपयोग करके आभूषण आदि बनाए जाते थे और उनका लोगों द्वारा उपयोग किया जाता था। वस्त्र निर्माण, उत्खनन में चरखा मिला है, जिससे पता चलता है कि ये लोग जो थे सूत कातने में निपुण रहे होंगे। सूती, ऊनी, रेशमी जो है ये वस्त्र आदि का भी निर्माण करते होंगे और उन्हें ये पहनते थे। चित्रकला, जो कि यहाँ की मोहरों पर सांड के चित्र, भैंस के चित्र, वृक्ष के चित्र, इन सब को देख करके पता चलता है कि ये लोग जो है चित्रकला में भी निपुण थे। मिट्टी के पात्र बनाना, जो पात्र थे उस निर्माण, जो मिट्टी के विभिन्न प्रकार के बर्तन, मर्द भांड जो मैंने बात की, वो जो देखने को मिले हैं, जो उससे पता चलता है कि ये लोग मिट्टी के विभिन्न प्रकार के पात्र, जैसे पानी भरने के लिए घड़ा, अनाज रखने के लिए जो थे छोटे और बड़े जो भांड, मिट्टी के खिलौने, इस प्रकार के अनेक प्रकार के मिट्टी के और अन्य धातुओं के पात्र बनाने में भी ये लोग निपुण थे। तो पात्र निर्माण की कला इनको आती थी। नृत्य और संगीत, नृत्यांगना की मूर्ति मिली है और पात्रों पर जो विभिन्न प्रकार के पात्र हैं वहाँ उन पे देखने को मिला है तबले और ढोलक के चित्र, तो जिससे अनुमान लगाया जाता है कि इन्हें संगीत का, नृत्य का ये भी ज्ञान रहा होगा, तो इसमें का भी इन्हें पूरा ज्ञान था। मुद्रा काल, मुद्रा जो कि आप आजकल समझते हैं, मुद्रा के मतलब धन से है यहाँ पे, तो मुद्रा कला भी इनको आती थी क्योंकि इनके पास में मोहरें देखने को मिली हैं। उत्खनन में विभिन्न प्रकार के पत्थरों, धातुओं और हाथी दांतों, मिट्टी की विभिन्न प्रकार की लगभग 600 मोहरें यहाँ से मिली हैं, जिन पर एक ओर पशुओं के चित्र, दूसरी ओर लेख लिखे हुए मिले हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि यहाँ पे मुद्रा का प्रचलन भी हो गया था, केवल वस्तु विनिमय ही नहीं, मुद्रा भी ये लोग उपयोग में लाते थे। ताम्र निर्माण कला, यहाँ के जो लोग थे वो उत्खनन में अनेक प्रकार के तांबे के जो पात्र मिले हैं, जो ताम्रपत्र हैं, उनसे पता चलता है, जो कि वर्गाकार और आयताकार थे। पशुओं और मनुष्य के चित्र उन पर बने हुए हैं। पशुओं में बैल, भैंसा, गैंडा, आपका सांड, हाथी, सिर, ये सभी जो है देखने को मिले हैं। मनुष्य योगी का चित्र, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, सिर के ऊपर 2 सींग और फिर उनके सामने हिरन बैठा है, बाएं उनके जो है गैंडा और बैठा है, इधर पे उधर के हाथी और शेर बैठा है। तो ये जो मैंने बताया, तो वो योगी जी के चित्र भी इन्होंने को देखने को मिला है। तो ये ताम्र पत्र जो मिले हैं उनसे पता चलता है कि वो उन्हें ये इस निर्माण कला में भी वो माहिर थे। लेखन कला, लेखन कला जो थी, उत्खनन में विभिन्न प्रकार की लिखित शिलालेख और ताम्र पत्र जो है, ऐसी चीज़ें जो है नहीं के बराबर हैं या नहीं मिली हैं, जिससे विद्वान लोगों में मतभेद है। और इस लिपि के बारे में जो है वो सभी के मत अलग अलग है। आज तक कोई भी इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि ये जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी और ये दाएं से बाएं ओर तथा बाएं से दाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि थी। हालांकि अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ये लिपि जो थी दाएं से बाएं और विशिष्ट रूप से लिखी जाती थी और यह लिपि चित्रात्मक होती थी, यानी चित्र के रूप में होती थी। इसमें लगभग 375 से 400 चिन्ह होते थे। इस लिपि को आज तक कोई नहीं समझ पाया है। ये एक रहस्यमय लिपि है और इसकी विषय पे इसीलिए हमें हड़प्पा के विषय में कोई सटीक या विशेष जानकारी नहीं है। सभी अवशेषों के आधार पर और प्राप्त जो सामग्री है उसके आधार पर अनुमानित जानकारी ही हमारे पास में अभी तक उपलब्ध है। हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकला, शिल्पकला जो इस समय थी वो बहुत ही उच्च कोटि की थी और यहाँ के जो शिल्प से जो जुड़े लोग थे वो शिल्प बनाने के कार्य में दक्ष थे। मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु से जुड़े काम करना, मोहरें बनाना, बाँट बनाना। चंदूहड़ो नामक ऐसी जगह है जो मैंने आपको बताई थी। ये चन्हूदड़ो में यहाँ पे एक जगह है जिसमें पता चलता है कि ये शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था, यानी चन्हूदड़ो में जो था शिल्प उत्पादन का कार्य होता था।
और ये चनुहड़ों में ही ऐसे भी पता चला है कि शिल्प उत्पादन जो था वो बहुत ही बड़े पैमाने पे होता रहा होगा, क्योंकि हड़प्पाई जो मोहरें हैं वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे पाई गई हैं। यहाँ पे हड़प्पाई लोग जो थे कांसे का उपयोग भी करते थे। कांसा जो था मुख्य रूप से तांबा और टिन को मिला करके एक मिश्रित धातु बनाई जाती थी जिसे कांसा कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मनके जो बनाए जाते थे वो मुख्य रूप से सेलखंडी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। इसके अलावा कार्निलियन, जैस्पर, तांबे, सोने, कांसे के भी मनके बनाए जाते थे। इन मनकों का प्रयोग मालाओं के रूप में किया जाता था। ये सुंदर होते थे, कुछ गोलाकार, कुछ जो थे वर्गाकार, चकोर, अलग अलग प्रकार से ये मनके बनाए जाते थे, ऐसा पुरातत्वविदों का मानना है। और मनके जो थे हड़प्पा सभ्यता का मुख्य जो थे एक उनको कहेंगे अपन आभूषण रहे थे। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण के बारे में मैंने भी आपको बताया, बहुत सारे कारण रहे हैं, जैसे बाहरी आक्रमण, जैसा मैंने बताया था कि द्रविड़ लोगों ने इस सभ्यता को बनाया होगा और ऐसा हमारा मानना है। लेकिन अभी वो दक्षिण लोग जो थे वो दक्षिण में चले गए, क्योंकि ऐसा मानना था। आपके जो पिगट एंड व्हीलर नामक दो पुरातत्वविद हैं, जो उन्होंने माना कि आर्य जो थे उन्होंने भारतवर्ष पे आक्रमण किया। इनके आने से जो थे द्रविड़ जो लोग थे, जो यहाँ के मूल निवासी थे, वो यहाँ से दक्षिण में भाग गए और इस सभ्यता के ऊपर पूर्ण रूप से आर्यों ने कब्जा कर लिया, ऐसा वो बोलते हैं प्राचीन ऋग्वेद के आधार पे, जो कि प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें आर्यों द्वारा हरियुशिया को नष्ट करने की बात कही गई है। हड़प्पा को हरियुशिया भी कहा जाता है, इसलिए उन्होंने माना है कि ऐसा जो है कारण उन्होंने दिया है कि भाई यहाँ पे आर्यों ने आक्रमण करके और इसके ऊपर अपना अधिकार कर लिया। सर जॉन मार्शल और अनेस्ट मेके, एस.आर. राव, ये सभी मानते हैं कि नदियों द्वारा जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ के द्वारा इतना अधिक नुकसान हुआ कि सभी के सभी लोग जो नदी घाटी सभ्यता के आसपास इन नगरों में रहते थे वो सभी के सभी ख़त्म हो गए। लेकिन वहीं दूसरी ओर अलमानंद घोष जी हैं, डी.पी. अग्रवाल जी हैं, उनका मानना है कि जलवायु में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा और इस परिवर्तन की वजह से जो थे यहाँ पे विभिन्न प्रकार की आपदाएं आने लगी और उन आपदाओं में यहाँ के रहने वाले जो बासिंदे थे, जो लोग थे, वो धीरे धीरे तबाह हो गए, नष्ट हो गए और ये सभ्यता भी ख़त्म हो गई। प्राकृतिक आपदाओं को बहुत सारे लोग मानते हैं, भूकंप को मानते हैं, अकाल, महामारी, वनों की कटाई, नदियों का सूखना, नदियों का मार्ग बदल लेना या फिर बाढ़ों का आना, इस प्रकार के अनेक प्रकार की घटनाओं को इस सभ्यता के पतन के लिए लोग जिम्मेदार मानते हैं। तो ये जो सभ्यता थी ये इसका अंत हो जाता है और जो पूर्ण रूप से ये सभ्यता ख़त्म हो जाती है। इस सभ्यता के अंदर जो कृषि थी मुख्य रूप से नदियों द्वारा, नहरों द्वारा, कुओं द्वारा, जलाशयों द्वारा की जाती थी। तो ये जो चैप्टर की जो मुख्य बातें हैं मैंने आपको बता दी हैं। तो आपका ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है।